हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब मस्त। आज एक नया हेड ऑफ इनकम आप स्टार्ट कर रहे हैं, द थर्ड हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इन शॉर्ट वी एब्रिविएट इट एज पीजीबीपी। ये सबसे लंबा हेड ऑफ इनकम है। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। पता ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैक्स प्लानिंग होती है वो बिजनेसमैन ही करते हैं। स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग बिजनेस में ही सबसे ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट तो लॉ बनाती ही है, लेकिन बिजनेसमैन उस लॉ में लूप होल फाइंड कर लेते हैं और क्या करते हैं, टैक्स बचा लेते हैं। फिर गवर्नमेंट उन्हें काउंटर करने के लिए लॉ में कुछ चेंजेस करती है और इस तरीके से हमारा ये पीजीबीपी हेड में जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ते गए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि लगभग 50% ऑफ द पीजीबीपी विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने इतनी सारी टैक्स प्लानिंग की है जिसके लिए गवर्नमेंट को हर बजट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ता था और जिससे ये चैप्टर इतना लंबा हो गया है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि रिलायंस कंपनी ने 1995 तक एक पैसा इनकम टैक्स पे नहीं किया है। आप विश्वास कर पा रहे हैं? 1995 तक एक पैसा इनकम टैक्स पे नहीं किया है। राइट। रिलायंस कंपनी वो कंपनी है जो हमारे देश की जीडीपी में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रखती है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसका वर्ल्ड जीडीपी में भी। इतनी बड़ी कंपनी है वो जिसने 1995 तक एक पैसा इनकम टैक्स पे नहीं किया। क्यों? मतलब दिया नहीं क्या? ऐसा नहीं है, उसकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं ला रही थी। ऐसी ऐसी टैक्स प्लानिंग उन्होंने बेहतरीन कर रखी थी। ये तो 1996 में जब हमारी गवर्नमेंट मैट लेके आती है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तब जाके रिलायंस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर ये मैट क्या होता है बता दीजिए। तो मैं बताऊंगा तो नहीं अभी, लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। भले आपकी रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम नील आ रही है, फिर भी आपको मिनिमम इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। राइट, दैट वाज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स व्हिच वाज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट in 1996 and post that Reliance company had to pay taxes. पता है सिंगापुर का पूरा इनकम टैक्स ही कितने का है? 10 पन्ने का। सिंगापुर का पूरा इनकम टैक्स एक्ट 10 पन्ने का है। क्यों? क्योंकि वहां लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते, टैक्स दे देते हैं, तो टैक्स में इतने प्रोविजंस बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। हमारे देश में एक से एक कलाकार लोग बैठे हैं। गवर्नमेंट जितना कानून बनाती है ना, हर कानून में कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेते हैं टैक्स बचाने का, और इसलिए गवर्नमेंट फिर उसे काउंटर करती है और प्रोविजंस बनाती है, और इसलिए हमारा इनकम टैक्स काफी वॉल्यूमिनस है। राइट। तो हर हेड ऑफ इनकम में हम सबसे पहला सेक्शन जो करते हैं वो कौन सा सेक्शन होता है? चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन आपको यह बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28, और ये आपको बताएगा कि पीजीबीपी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28, basis of charge, section 28. The following incomes are chargeable to tax under the head profit and gains of business or profession. कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है? तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इतनी सारी इनकम है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। राइट। सिर्फ इन 12 पॉइंट्स को पता है हमें कवर करने में 4 क्लासेस लग जाएंगी, और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पीजीबीपी हेड की क्या डेप्थ है। विल बी टेकिंग 4 क्लासेस टू कवर दीज 12 पॉइंट्स कि ये 12 इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। और ये क्यों बनाना पड़ा आप देखेंगे, सब में एक स्टोरी होगी। अच्छा, so because of such and such reason government had to make it taxable under the head PGBP.
चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत सिंपल सी बात कहता है पीजीबीपी हेड में किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन की प्रॉफिट और गेन जो होगा वो टैक्सेबल होगा। नाउ व्हाट इज बिजनेस? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस। आपने कोई दुकान खोल रखी है, कोई शोरूम खोल रखा है, ये सब कुछ आपका बिजनेस है। व्हाट इज दिस प्रोफेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, लॉयर, एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। तो इनकी जो इनकम आती है, चाहे आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उसकी इनकम आती है, ये सब कुछ इस हेड में टैक्सेबल होगी। आगे देखिए अब यहीं से रियल पॉइंट शुरू होते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट तो बहुत बेसिक था, कहता है पीजीबीपी हेड में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब आइए आगे क्या कहता है। एनी कंपनसेशन रिसीव बाय ए पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी। कहता है कंपनसेशन रिसीव किया है किसने? द पर्सन हु इज होल्डिंग एन एजेंसी। यू नो व्हाट इज होल्डिंग एन एजेंसी? होल्डिंग एन एजेंसी, होल्डिंग एन एजेंसी का मतलब है यू आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप। नाउ व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटरशिप? कोई भी कंपनी अपना माल डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचती है। हालांकि आज के जमाने में D2C कंपनियां आ गई हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती हैं, राइट। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आप देखेंगे कि वो सारी हमेशा डायरेक्ट कंज्यूमर को माल नहीं बेचती हैं, वो लोग पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बनाती हैं। कंपनी माल बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचता है होलसेलर को, होलसेलर माल बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर से माल पहुंचता है कंज्यूमर को। ये एक रेगुलर चेन है सप्लाई का। व्हाट इज दैट? द कंपनी इज गोइंग टू सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर इज गोइंग टू सेल टू होलसेलर, होलसेलर इज गोइंग टू सेल टू रिटेलर, एंड द रिटेलर इज गोइंग टू सेल टू कंज्यूमर। दिस इज द नॉर्मल सप्लाई चेन, राइट। कंपनीज एक्ट की भाषा में बात करें तो इसी डिस्ट्रीब्यूटर को पता है क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सोल सेलिंग एजेंट। कंपनीज एक्ट में उसे बोला जाता है सोल सेलिंग एजेंट। और कंपनीज एक्ट ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वर्ड समझाना है आपको। ये कंपनसेशन, कि भाई ये जो पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी है इसको कंपनसेशन कौन सा मिलता है? भाई वैसे तो ये एजेंसी होल्ड करने वाले को कंपनी माल देती है, और फिर ये क्या करता है एजेंसी वाला? ये माल बेचता है किसको? होलसेलर को। तो कुछ इसकी मार्जिन होती है, वो इसे कमाई हो जाती है। और वो इनकम कौन सी इनकम होती होगी? ऑब्वियसली बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी होती होगी। लेकिन यहां ये कुछ कंपनसेशन की बात कर रहा है। व्हाट कंपनसेशन इट इज टॉकिंग अबाउट? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी जो अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करेगी, सोल सेलिंग एजेंट किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी। सोल सेलिंग एजेंट को डिस्ट्रीब्यूटर से कम 5 साल के लिए देगी, और 5 साल से पहले उसे नहीं हटाएगी। अगर उसने 5 साल से पहले उसे हटाया तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। यानी क्या कहता है उसे? कि अगर टर्मिनेशन हुआ इस सोल सेलिंग एजेंट का तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को, कि कंपनी ने कहा कि भाई तुम हटो, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या होता है मैं आपको बताऊं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जैसे ये एक शहर है पूरा, ठीक है, कंपनी ने यहां पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रखे थे। इतने एरिया में ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है और इस एरिया में बी डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। अब किसी भी वजह से कंपनी इस बी डिस्ट्रीब्यूटर को हटा रही है 5 साल के पहले तो कंपनी क्या करेगी? इस बी डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनसेशन देगी। वो कंपनसेशन पीजीबीपी की इनकम होगी, यही बता रहा है, ठीक है। इसको हटाने के लिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इसको पैसे दिए 50 लाख रुपए की, भाई अब तुम डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ दो, मैं किसी और से डिस्ट्रीब्यूटरशिप कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि भाई इसकी जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका है इसका मार्केट में, ये जिस तरीके से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या बात व्यवहार जिस तरीके का बना रखा है, वो कंपनी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, ठीक है। कंपनी डजंट नीड सच काइंड ऑफ पर्सन, बट एज पर कंपनीज एक्ट यू हैव टू
appoint and sole selling agent for 5 years. So when you are removing him, so obviously you'll have to pay compensation. So this compensation is income under the head PGBP for that distributor. एक डिस्ट्रीब्यूटर जब माल खरीदता था 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली होलसेलर को बेचता था 1,10,000 रुपए का, तो ये 10,000 रुपए की मार्जिन क्या थी, ये भी पीजीबीपी की इनकम थी। लेकिन जिस दिन उसका कैंसिल होगा डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, और कंपनी उसको कैंसिलेशन पे मान लीजिए 10 लाख 5 लाख जो भी दे देती है, तो ये भी उसकी पीजीबीपी की इनकम है। सेकेंड बात, टर्मिनेशन ही नहीं, कहता है अगर मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन में, मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन में, तो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। टर्मिनेशन पे भी देना होगा और मॉडिफिकेशन पे भी देना होगा कंपनसेशन। कौन देगा ये कंपनसेशन? कंपनी देगी सोल सेलिंग एजेंट को। अब ये मॉडिफिकेशन वाली बात आपको समझाते हैं। एक्चुअली कंपनी कह रही है कि बी का एरिया ना बहुत बड़ा है शहर में। एक शहर में ए को एक एरिया दे दिया गया कि इस एरिया में तुम माल दोगे। इसको सोल सेलिंग एजेंट कहते भी क्यों हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया इनको अलॉट कर दिया जाता है और उस एरिया के ये सोल सेलिंग एजेंट होते हैं। इस एरिया में कोई और माल नहीं बेचेगा। जो ए को एरिया अलॉट हुआ है उसमें ए माल बेचेगा और जो बी को एरिया अलॉट हुआ है उसमें बी माल बेचेगा। ठीक है, कंपनी को लगता है कि बी का एरिया बहुत बड़ा है, बी से संभाल नहीं पा रहा है ठीक से, तो एक काम करते हैं, इसमें और एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और इतना एरिया हम सी को दे देते हैं। कंपनी का ऐसा प्लान है। लेकिन कंपनी ने एग्रीमेंट बना रखा है बी के साथ जिसमें ये लिखा हुआ है कि 5 साल तक के लिए बी इस पूरे एरिया के लिए सोल सेलिंग एजेंट है। तो कंपनी अगर ऐसा करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी उसके टर्म्स एंड कंडीशन में, तो कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा बी को। एंड नाउ दिस कंपनसेशन वुड आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो यही है पॉइंट नंबर 2। Any compensation received by a person holding an agency in connection with the termination of agency, or the modification of any terms and condition relating thereto. Clear सबको? तीसरा पॉइंट, any compensation received or receivable, whether revenue or capital, इन कनेक्शन विथ, अब ये कौन सा कंपनसेशन है देखिए, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट सम कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ व्हाट, ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स बिजनेस शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर कोई टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि बिजनेस रिलेटेड था और उससे पैसा आ जाएगा, तो ये बिजनेस इनकम है। अब देखिए क्या होता है, मैंने अपने सप्लायर को, दिस इज मी, मैंने अपने सप्लायर को, मी मतलब कंपनी, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, मैंने अपने सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विद इन 1 month, ठीक है, एंड इन केस दिस सप्लायर विल नॉट बी एबल टू मेक द सप्लाई विद इन 1 month, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स टर्मिनेटेड। ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा एंड द सप्लायर विल हैव टू पे कंपनसेशन, सप्लायर विल हैव टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख। सप्लायर को कंपनसेशन देना पड़ेगा मुझे 5 लाख रुपए का, और ये सप्लायर हमें 1 महीने के अंदर अंदर रॉ मटेरियल नहीं दे पाता है, तो वो मुझे क्या देता है, ये 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देता है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो पैसा मुझे मिला है, ये कौन सी इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है। दूसरा केस लेते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर के साथ टू सप्लाई रॉ मटेरियल विद इन 1 month, ठीक है, विद इन 1 month, as the contract would get terminated and penalty of compensation of ₹5 lakh would be payable to me, ठीक है। बट सप्लायर कहता है कि सर 20 दिन बाद ही, सप्लायर कहता है कि सर 1 महीने में तो नहीं हो पा रहा है, ये
कॉन्ट्रैक्ट तो हालांकि हमने किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन दिस एंड दिस सिचुएशन, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसा तो अराइज होना नहीं चाहिए था, बिकॉज ऑफ सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा हुआ है। तो क्या आप इसे कंसिडर कर लेंगे और हम लोग 1 महीने की जगह 1 महीना 5 दिन पे आपको ये ऑर्डर की सप्लाई कर देंगे? और जेन्युइन कारण था, मैंने एग्री कर लिया और सप्लायर ने ये भी कहा कि ठीक है, हम लोग इसके लिए आपको कंपनसेशन देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज बिजनेस, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ओनली ऑन इमोशन। तो हम लोग आपको इसके लिए 1 लाख रुपए कंपनसेट भी करेंगे। तो हमें 1 लाख रुपए की कंपनसेशन मिलती है सप्लायर से फॉर चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, राइट। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी एग्रीमेंट की, उसको चेंज करवाया सप्लायर ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड इन कंपनसेशन ऑफ ₹1 लाख टू मी। तो दिस 1 लाख रुपी इज टैक्सेबल इन माई हैंड्स एज पीजीबीपी इनकम। ठीक है ये बात। आइए अब आगे की बात इसी पॉइंट में समझने के लिए एक बात आपको और समझनी होगी, और ये बात मेरे हिसाब से आपको लिख लेनी चाहिए। एनी कैपिटल रिसिप्ट is not taxable. Any capital receipt is not taxable unless otherwise provided in any provision of Income Tax Act. एक्चुअली बात समझिएगा, देखिए जो रिसिप्ट्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं वही टैक्सेबल होती हैं, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही टैक्सेबल होती हैं। ठीक है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी हो या फिर अदर सोर्सेस हो। जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं कैपिटल गेन में, और अगर कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हुई तो कहीं नहीं होती है। और कैपिटल गेन भी कहता है कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी, अगर कैपिटल एसेट बेचने पे पैसा आएगा तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट तो टैक्सेबल है हमारी। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, तो वो कौन सी इनकम को टैक्सेबल करता है? सभी रेवेन्यू इनकम को। जो अगर अदर सोर्सेज का मतलब क्या है, जो बाकी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई वो यहां टैक्सेबल होगी। लेकिन बाकी हेड का मतलब क्या है, अगर वो सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज में। ये रेवेन्यू इनकम के लिए बात है। कैपिटल इनकम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, अदरवाइज टैक्सेबल ही नहीं होता है। सो कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल, ओनली अ रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्सेबल। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट? क्या इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है? दी ही नहीं है। इनफैक्ट जितने कोर्ट के डिसीजन है ना, उससे पता चलता है कि ये रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन प्राइमरली कैसे फिर माना जाता है? क्या हर बात कोर्ट में जाएगी तभी पता चलेगा क्या? नहीं। अगर कोई भी रिसिप्ट आपके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करती है, कोई भी रिसिप्ट आपके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो उस वैसी रिसिप्ट को कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब यहां पे मैं बताता हूं। यहां पे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और पैसा आया तो वो टैक्सेबल हो गया एज पीजीबीपी इनकम। बट यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसेबल वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। एक बात बताइए, ओरिजिनली लॉ में क्या लिखा होता होगा? क्या वेदर रेवेन्यू और कैपिटल लिखा होता होगा? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ रेवेन्यू इनकम ही टैक्सेबल होती है। ये क्लियर सी बात है, कोई कैपिटल इनकम टैक्सेबल हो ही नहीं सकती, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल होगी नहीं। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो वो पीजीबीपी में नहीं हो सकती, वो कैपिटल गेन में होगी। और अगर कैपिटल गेन में नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी। हर हेड में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट ही टैक्सेबल होती है। लेकिन ये बात लिखने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी, आइए समझते हैं। हुआ क्या कि एबीसी लिमिटेड ने सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं, फॉर सप्लाई ऑफ मशीन which was a capital asset for ABC Limited. कॉन्ट्रैक्ट सेम था कि 1 महीने के अंदर सप्लाई करनी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और कंपनसेशन 5 लाख रुपए का सप्लायर पे करेगा एबीसी लिमिटेड को।
1 महीने के अंदर मशीन डिलीवरी नहीं कर पाता है सप्लायर और इसलिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देता है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। अब बताइए, क्या एग्जिस्टिंग लॉ, जिस समय ये रेवेन्यू कैपिटल दोनों बात नहीं लिखी हुई थी, क्या उस समय के हिसाब से ये टैक्सेबल हो पाता? नहीं, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट थी। दिस वाज ऑन अकाउंट ऑफ अ कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट का ऑर्डर आपने दिया था, उसकी वजह से आपको कंपनसेशन मिल रहा है। दिस वाज इन कैपिटल रिसिप्ट, सो दिस वाज नॉट बीइंग मेड टैक्सेबल। ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसिप्ट आ रही थी जो टैक्सेबिलिटी से हट जा रही थी, तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, इसे भी टैक्सेबल बनाने की आवश्यकता है, एंड देयरफॉर दिस लाइन वाज एडेड वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। तो अगर बिजनेस के रिस्पेक्ट में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेट हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है, आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, वो टैक्सेबल है एज पीजीबीपी इनकम। Now, when it is going to be a revenue receipt, when it is relating to obviously your inventory, your current assets, and when it is going to be a capital receipt, obviously when it is relating to a capital asset, your fixed asset. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप बताइएगा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एबीसी लिमिटेड करता है विथ होम सप्लायर टू सप्लाई raw material within 30 days in case could not supply .5% per month would be paid as compensation by supplier to ABC Limited। ठीक है, 0.5% पर मंथ ऑफ कंसिडरेशन, जितने रुपए का ऑर्डर था उसका। ठीक है, मतलब 100 रुपये का ऑर्डर था तो 50 पैसा हर महीने की डिले पे करना पड़ेगा। सप्लायर डिड 2 मंथ डिले, सप्लायर ने 2 महीने का डिले कर दिया और आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 1% कंपनसेशन ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि 1% इंटू 1 करोड़ रुपए का मशीन का ऑर्डर था, 1 लाख रुपया पेड बाई सप्लायर टू एबीसी लिमिटेड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपको, कहता है डिस्कस टैक्सेबिलिटी, बताइए टैक्सेबल होगा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा हुआ था 30 दिन के अंदर सप्लायर को ये रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी है। ठीक है, और अगर सप्लाई नहीं हो पाती है 30 दिनों के अंदर तो आधा % पर मंथ के हिसाब से कंपनसेशन पे करना पड़ेगा सप्लायर को, एबीसी लिमिटेड को, राइट। और डिले जो यहाँ पे होता है वो 2 महीने का होता है। 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर था तो 1 करोड़ रुपए का 1%, 2 महीने का आधा % इंटू 2, 1% हो गया। 1 लाख रुपया कंपनसेशन पे करना पड़ता है सप्लायर को, एबीसी लिमिटेड को। क्या इसकी टैक्सेबिलिटी होगी? ये टैक्सेबल होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू बिजनेस। ये कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू बिजनेस है, टैक्सेबल होगा कि नहीं? तो आप सभी मेरे हिसाब से नहीं, एक काम करिए, पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर। राइट योर आंसर। टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, पूरी बात लिखिएगा सर। पॉइंट नंबर 3 का हम आंसर दे रहे हैं, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। ठीक है, पूरा आंसर लिखिएगा। और जब मैं आंसर दे दूंगा तो एक आंसर अपनी ही रिप्लाई का फर्दर रिप्लाई कीजिएगा, आई एम राइट और रॉन्ग। आपको भी आदत रहे, ठीक है, अपने से खुद को चेक कीजिएगा। आंसर दे दिया आपने? नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट टैक्सेबल। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
एनी कंपनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कनेक्शन विथ क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए या मॉडिफिकेशन होना चाहिए? जल्दी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया क्या? नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कहां हुआ? रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही है। क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को मॉडिफाई किया गया? नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया था तभी लिखा गया था कि अगर 1 महीने से ज्यादा डिले हो जाएगा तो आधा % की पेनाल्टी पे होगी हर महीने की। कोई कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई भी नहीं हुआ। सिंस कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्मिनेशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं है। बताइए आपको मजा आ गया कि नहीं? इस तरीके की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और सिर्फ एग्जाम ही थोड़ी ना क्वालिफाई करना है। एक बात बताइए, आगे बेहतर जीवन भी जीना है कि नहीं? तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई एग्जाम। एक एक शब्द पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है? हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हम गलत भी कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको कुछ जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो पूछना भी क्या चाह रहा था। बताइए, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन क्रिएट किया कि नहीं मैंने? एंड दिस इज हाउ एग्जामिनर मेक्स द क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। इनकम derived by a trade, professional or similar association from specific services performed for its member। चलिए आधी बात करते हैं पहले। इनकम derived by a trade, professional or similar association। Let's talk about trade, professional or similar association। ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार मंडल। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब डॉक्टर्स का एसोसिएशन, एडवोकेट का एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एसोसिएशन, राइट? और सिमिलर एसोसिएशन, इस तरीके के और जो भी संगठन है। पता है ये जितने भी एसोसिएशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कंसर्न। याद आ रहा है ये वर्ड? बहुत दिन हो गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस में आपने पढ़ा था। और एक बात बोले बच्चों, अगर आपने सारे लेक्चर देख भी रखे हैं ना, तो प्लीज मुझे बताइए कितनी बार देखे हैं, क्योंकि ये सब याद नहीं रहता है। आपको इनकम टैक्स कम से कम 3 बार पढ़ना होगा। प्लीज बात मानिए मेरी, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। पहला रिवीजन आप 15 दिन बाद कर लीजिए, वापस से जाइए उसी लेक्चर को दोबारा, इस तरीके की साइकिल बनाइए कि लगभग 15 दिन बाद उसका दोबारा नंबर आ जाए। आपको लगेगा कि आपको सब याद है, मैं जानता हूं आपको लगेगा कि सब याद है, जरूरत नहीं है, बट यू रियली नीड इट। और करीब 1.5 महीने बाद दूसरा रिवीजन भी आ जाए उसका। जब पहला रिवीजन और दूसरा रिवीजन हो जाएगा ना, तो आप समझिएगा कुल मिला के आपने एक बार ही पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपसे छूट रही होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, I know it's not an easy subject. I'm trying to make it simpler, but still retention तो आपकी अपनी कैपेसिटी है ना। सिंप्लीफाई करना डिपेंड्स ऑन मी, बट रिटेंशन दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। एंड रिटेन करना भी इवन आफ्टर मेकिंग इट सिंपलर टू दिस एक्सटेंट इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे मालूम है। तो आप इसको रिपीट पढ़िए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। हाँ, दोबारा जब आप पढ़ रहे हैं तो 1.5x पे देखिएगा या 1.25x पे देखिएगा, 1x पे मत देखिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। यू हैव टू सेव टाइम ऑल्सो। हाँ, पहली बार तो आपको आराम से मेरे साथ साथ सुनना होगा। नाउ व्हाट इज दिस म्यूचुअल कंसर्न? मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस में, इनिशियल लेक्चर्स में, कि जब आप एक संगठन बनाते हो, संगठन के सारे मेंबर्स उसमें पैसा डालते हैं, वो जो एसोसिएशन होता है वो उन्हीं मेंबर्स पे पैसा खर्च करता है, तो जो बच जाता है उसको सरप्लस कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कहते हैं। और सिंस उसे प्रॉफिट नहीं कहते हैं इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मैं रिपीट करता हूं, इस बात को फिर से एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो मिलके पार्टी करते हैं, ठीक है, और 5 दोस्तों ने 1,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन की। गए सब पार्टी किए 5 लोग, और पार्टी में खर्चा हुआ सिर्फ कितना? 4500।
4,500, 500 रुपए बच गए। मैं जानना चाहता हूं वो 500 रुपए उन पांचों लोगों की इनकम हो गई क्या? आंसर इज नो। ये कोई इनकम थोड़ी ना हो गई, इनकम कहीं बाहर से आती है। हम अपने में ही पैसा इकट्ठा करें, अपने पे ही खर्च करें, बच जाए तो वो इनकम नहीं है, वो सरप्लस है, उस पार्टी का सरप्लस है, राइट। और वो सरप्लस क्या होगा? कॉमन सेंस लगाइए, वो पांचों दोस्त 100-100 रुपया वापस से बांट लेंगे। एक सोसाइटी में क्या होता है, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं जिसमें 25, 50, 100 या 200 फ्लैट्स हैं, तो आप देखेंगे कि हर फ्लैट ओनर को हर महीने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टू द सोसाइटी। क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी के बड़े सारे कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको बियर करना होगा, जैसे कि सिक्योरिटी होती है, अगर उस सोसाइटी में स्विमिंग पूल है तो उसकी मेंटेनेंस, टेम्पल है तो उसकी मेंटेनेंस, कॉमन एरिया की लाइटिंग, कॉमन एरिया की क्लीनिंग, इन सब पे पैसा लगता है और इसके लिए फ्लैट ओनर्स हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, ठीक है, और हर फ्लैट ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है ₹2000, तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 2 लाख रुपया। अब इस सोसाइटी के क्लीनिंग पे, मेंटेनेंस पे, फलाने ढमाके सब पे कुल मिला के इस महीने में खर्चा आया 1,60,000 रुपया। तो मैं जानना चाहता हूं ये 40,000 रुपये क्या इस सोसाइटी की इनकम है? नहीं, इस सोसाइटी की कोई इनकम नहीं, ये सरप्लस इनकम बच गया है। अगले महीने हो सकता है लिफ्ट खराब हो जाए और इकट्ठे 50,000 रुपया खर्च हो जाए, राइट। तो ये म्यूचुअल कंसर्न्स होती हैं। इसी तरीके से जितनी भी एसोसिएशन होते हैं ना, इनकी कोई बचत जो होती है वो सरप्लस है, ये कोई इनकम नहीं होती, क्योंकि इनकम बाहर से आनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर से पैसा लेगा और मेंबर पे ही खर्च करेगा, मेंबर से पैसा लेगा, मेंबर पे ही खर्च करेगा, तो उसे कहा जाता है म्यूचुअल कंसर्न। याद रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके मेंबर्स हैं, मेंबर्स पैसा डाल रहे हैं और मेंबर्स पे ही पैसा खर्च हो रहा है, दैट्स एन म्यूचुअल कंसर्न and nothing is going to be taxable here. But तो फिर ये पीजीबीपी में क्यों बोल रहा है? कह रहा है इनकम डेराइव बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। आइए समझते हैं। हमारे देश में बड़ी सारी ट्रेड एसोसिएशन बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसी ट्रेड एसोसिएशन जिसमें अंबानी साहब, टाटा, बिरला, ये सब मेंबर होते होंगे, वो सब एसोसिएशन कितनी ह्यूज एसोसिएशन होती होगी। उनमें मंथली कंट्रीब्यूशन भी खूब दबा के आता होगा कि नहीं, खूब बड़ा पैसा आता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें मेंबर हैं, इनके पास ढेरों प्रॉपर्टीज भी हैं और ढेर सारे इनके खुद के एम्प्लॉइज भी हैं इस फिक्की ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हर महीने कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इन्होंने जो एसोसिएशन बनाया है, एसोसिएशन के लिए स्टाफ रख लिया है। भाई कि हमारी मीटिंग होगी, सब कुछ होगा, तो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? भाई रिलायंस कंपनी या टाटा के एम्प्लॉय क्यों करेंगे? भाई ये एसोसिएशन के अलग एम्प्लॉय रख दो, वो एसोसिएशन के एम्प्लॉयज मैनेज करेंगे ये सारी चीजें। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मान लीजिए अब इसकी एक मेंबर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि ये नए प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले हमें मार्केट सर्वे कराना है, ठीक है। एचयूएल ने फिक्की को कहा कि मेरे लिए, यहां फिक्की में बड़े सारे स्टाफ एम्प्लॉयड हैं, क्या ये 30 दिन काम करते रहते हैं? नहीं, हर दिन कौन सा मीटिंग हो रही है कि काम करना है। तो फिक्की के जो एम्प्लॉयज हैं, बेसिकली इनके पास हर दिन कोई काम नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक मेंबर है फिक्की में, उसने कहा कि हम फिक्की के स्टाफ को यूज करना चाहते हैं टू कंडक्ट अ मार्केट सर्वे। वो मार्केट में जाएं और हमारे नए प्रोडक्ट लॉन्च के रिलेशन में सर्वे करें। ऑब्वियसली क्या फिक्की ये काम एचयूएल के लिए सिर्फ कर सकता है? तब तो पता चला इसके 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर इनके स्टाफ को यूज करेंगे, तब तो क्योस हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे नहीं चलती संस्था, ठीक है। तो एचयूएल ने कहा कि इसके लिए हम फिक्की को पेमेंट करेंगे, कितनी? 60 लाख रुपीस टू कंडक्ट दिस मार्केट सर्वे। तो जब कोई ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन या कोई भी एसोसिएशन जो कि एक म्यूचुअल कंसर्न है, वो कोई स्पेसिफिक सर्विस देगी, कॉमन सर्विस नहीं, सबको जो मिल रहा है वो नहीं, स्पेसिफिक सर्विस टू अ मेंबर, तो उससे क्या ऑब्वियसली पैसा आएगा? तो ये जो होगी पीजीबीपी की इनकम होगी।
अब फिक्की ने मार्केट सर्वे कराया जिसमें फिक्की का खर्चा लग गया, पता है कितना, 45 लाख रुपया। तो फिक्की की पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, पीजीबीपी इनकम ऑफ फिक्की कितना हो जाएगा, 60 लाख माइनस 45 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। ये है पीजीबीपी की इनकम। पहले बताइए जरा सा, क्या ट्रेड एसोसिएशंस की कोई इनकम होती है? नहीं, वो तो सरप्लस होता है, इनकी कोई इनकम नहीं होती। लेकिन अगर ये किसी मेंबर को ऐसी सर्विस दे दे जो सबको नहीं दे रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट है, उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चा लगेगा वो एक्सपेंस है, घटाने के बाद जो बचेगा वो इनकम है इस म्यूचुअल कंसर्न की। ठीक है, तो चलिए ये भी बात हमें समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से कोई बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट मिलता है, बेनिफिट और परक्यूजिट वन एंड द सेम थिंग। परक्यूजिट किसको कहते हैं? बेनिफिट इन काइंड। आपको बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कोई बेनिफिट मिल जाए तो वो भी पीजीबीपी की इनकम है, ये कह रहा है। जैसे मेरी फीस है 5,000 रुपये, बच्चा मुझे 5,000 रुपये पे करता है इन कैश, ये मेरी पीजीबीपी में जाता है। हालांकि वो रिसिप्ट कहलाता है, हम खर्चे घटा के इनकम बनाते हैं, वो मेरी पीजीबीपी इनकम का हिस्सा बनता है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने मुझे 5,000 रुपये कैश देने के बजाय एक मोबाइल दे दिया, क्या ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है? आंसर इज यस। मुझे बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कोई बेनिफिट मिले, कोई परक्यूजिट मिले, तो वो भी मेरी पीजीबीपी की इनकम है। एक टीवी का डीलर है, ठीक है, एक टीवी का डीलर है, सैमसंग टीवी डीलर। सैमसंग कंपनी ने इस टीवी डीलर से कहा कि अगर तुम 100 टीवी बेच दोगे ना तो हम तुमको स्विट्जरलैंड का ट्रिप दे देंगे, जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। अब ये टीवी का डीलर 100 टीवी बेचेगा तो उसमें कमाएगा? आंसर इज यस। वो कौन सी इनकम बनेगी? पीजीबीपी की। उसे 2 लाख रुपए का स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिल गया है, ये किसकी वजह से मिला? बिजनेस की वजह से मिला। तो ये 2 लाख रुपए की ट्रिप की वैल्यू जो है, इस ट्रिप की वैल्यू कितनी? 2 लाख रुपए, ये इसकी पीजीबीपी की इनकम है। ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी इनकम कहलाएगा। तो अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन की वजह से कोई भी बेनिफिट परक्यूजिट मिलता है तो वो पीजीबीपी की इनकम होती है। क्लियर है सबको? अगर कोई गिफ्ट मिल जाता, 100 टीवी बेचने पे एक टीवी, 100 टीवी बेचने पे एक सोफा सेट मिल गया, तो सोफा सेट की जो वैल्यू है वो पीजीबीपी की इनकम है। लेकिन आगे देखिए और क्या खतरनाक कह रहा है, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। इसका क्या मतलब है? मैंने सैमसंग कंपनी से कहा कि मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाना है, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड अगर नहीं जाना है तो मुझे 2 लाख रुपए आप दे देंगे? तो कंपनी कहती है, सैमसंग कंपनी कहती है कि नहीं भाई, पैसा तो नहीं मिलेगा, तुमको स्विट्जरलैंड ट्रिप जानी ही पड़ेगी। तो वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है कि नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सैमसंग कंपनी से कहा कि मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाना, कंपनी ने कहा ठीक है फिर 2 लाख रुपया ले लो, क्योंकि कंपनी का इतना पैसा लग ही रहा है, तुमको नहीं जाना, तुम 2 लाख रुपया ले लो। तो कंपनी पैसा दे रही है, मतलब आप ये ऐसे समझिए कि मुझे वो जो बेनिफिट इन काइंड मिल रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कन्वर्ट हो सकता है या नहीं कन्वर्ट हो सकता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला 2 लाख रुपए का, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कन्वर्ट करा सकता हूं इस ट्रिप को कैश में कि नहीं करा सकता हूं। ठीक है, इन कैश और इन काइंड, पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मुझे मॉनेटरी पेमेंट, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला था, मुझे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले थे, वो पार्टली कैश में है, पार्टली काइंड में है, पार्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। राइट, जो भी मिला है वेदर इन कैश और इन काइंड, जितना भी बिजनेस की एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से मुझे आता है, वो मेरी पीजीबीपी की इनकम होती है। सबको यहां तक बात समझ में आ गई?
तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ने 5 पॉइंट्स किए, राइट, जो कि चार्जेबिलिटी सेक्शन 28 के तहत बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो एक्सपोर्ट बेनिफिट का है, पॉइंट नंबर 6। अब वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, एज बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड हाउ इट गेट्स टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम। सो ये एक फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करते हैं।